वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई एक ड्रामा थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है पलयम पीसी। किस तरह से एक कांस्टेबल ने 2 साल पुराने केस को सॉल्व किया, इसी बेस पर है इस मूवी की कहानी। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही चंद्रन नायर नाम के एक हेड कांस्टेबल को दिखाया जाता है। फिलहाल इस चंद्रन को कुछ मेडल्स वगैरह देकर सम्मानित किया जा रहा होता है। बहुत ही प्राउड फील होने लगता है चंद्रन। बाद में पता चलता है कि यह सब कुछ चंद्रन का इसका एक सुनहरा सपना है। मतलब अपने पुलिस स्टेशन में बैठकर सोते हुए दिन में तारे देखते रहता है। बाकी कांस्टेबल्स पूछने लगते हैं, क्यों सर, आज आपने दोबारा वही सपना देखा? अरे क्या सर, आप भी कुछ दिनों के बाद आप रिटायर होने वाले हो, तो ऐसे समय में आपको प्रमोशन कहाँ मिलेगा, मेडल्स कहाँ पर मिलेंगे? सपनों की दुनिया से थोड़ा बाहर आइए। खैर थोड़ी देर के बाद एक कांस्टेबल एक वाइफ एंड हस्बैंड को इंस्पेक्टर के पास लाता है, क्योंकि ये वाइफ एंड हस्बैंड सड़क पर झगड़ा कर रहे थे। इंस्पेक्टर पूछने लगता है कि तुम दोनों क्यों झगड़ा कर रहे थे? हस्बैंड कहने लगता है कि सर, मैं दिन भर काम करके जब वापस अपने घर पर आता हूँ तो मेरी वाइफ मुझे रेस्पेक्ट नहीं देती और मुझे खाना भी नहीं देती, एटलीस्ट चाय भी बनाकर नहीं देती मुझे। हमेशा अपने फोन में रील्स देखती रहती है। आज मुझे बहुत गुस्सा आकर इसके फोन को फोड़ दिया। वाइफ कहने लगती है, अरे सर, मैं घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, इसलिए मैं अपने फोन में रील्स देखती रहती हूँ। इंस्पेक्टर उस वाइफ से कहने लगता है, तुम भी काम पर चली जाओ, क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो? वो वाइफ कहने लगती है, नहीं सर, मुझे थोड़ा ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, मैं कुछ ज्यादा काम करूँगी तो मैं ढंग से सांस नहीं ले पाती। वो इंस्पेक्टर उस हस्बैंड से कहने लगता है, तो तुम एक काम करो, अपनी वाइफ को किसी योगा सेंटर में ज्वाइन करवा दो, इसकी वो ब्रीथिंग प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। हस्बैंड कहने लगता है, ठीक है सर, मैं अपनी वाइफ को एक अच्छे से योगा सेंटर में ज्वाइन करवा दूंगा। खैर उसी रात चंद्रन को नाइट ड्यूटी होने की वजह से वो किसी जगह पर जाकर पेट्रोलिंग करते हुए अपनी ड्यूटी करते रहता है। इसको थोड़ा सा टाइम मिलने पर अपनी बीवी को फोन करके इसके हालचाल के बारे में पूछने लगता है, मतलब क्या तुमने खाना खा लिया वगैरह वगैरह। इसकी बीवी कुछ तरकारियों की लिस्ट बोलते हुए कल सुबह आधे वक्त घर पर लाने के लिए कहती है। सो चंद्रन उसी तरह से सारी चीजें नोट डाउन करके रात भर अपनी ड्यूटी करके सुबह सवेरे बाजार जाकर कुछ वेजिटेबल्स वगैरह खरीदकर वापस अपने घर पर आता है। उस वक्त चंद्रन की बीवी किचन में काम कर रही होती है, तो चंद्रन बिना थके बिना रेस्ट लिए अपनी बीवी की मदद करने लगता है। इसकी बीवी कहने लगती है, अरे रात भर आप ड्यूटी करके थक चुके होंगे, आप पहले फ्रेश अप होकर रेस्ट कर लीजिए। चंद्रन कहने लगता है, अरे रहने दो, हमारा घर का ही तो काम है ना, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इस तरह से जब काम कर रहा होता है तो तभी चंद्रन का बेटा अपनी नींद से जागकर चंद्रन से कहने लगता है, अरे पापा, आज तो आपको हॉलिडे है ना, मुझे भी हॉलिडे है, क्या आप मुझे घुमाने के लिए ले जा सकते हो? चंद्रन भी कहने लगता है, अरे बेटा क्यों नहीं, हम जरूर आज चलेंगे घूमने के लिए, तुम फटाफट से फ्रेश अप हो जाओ। इस तरह से ये तीनों लोग रेडी शेडी होकर बाहर घूमने के लिए जाते हैं। सारा दिन अच्छे से घूमने लगते हैं, एंजॉय करने लगते हैं। खैर उसी शाम वासु नाम का एक बंदा चंद्रन के गांव पर आता है। किसी दुकान के पास जाकर चंद्रन के घर के एड्रेस के बारे में पूछने लगता है कि यहाँ पर हेड कांस्टेबल चंद्रन नायर का घर कहाँ पर है। अब वो दुकान वाला बंदा चंद्रन को अच्छी तरह से जानता होता है। अब इस बंदे को देखकर इसको शक होकर चंद्रन का एड्रेस नहीं बताता। यही कहने लगता है कि चंद्रन सर तो अब घर पर नहीं है। वासु कहने लगता है, ठीक है, तुम उनको मेरे बारे में बता देना। थोड़ी देर के बाद एक ऑटो वाला बंदा वासु की बातें सुनकर चंद्रन को कॉल करके यही कहने लगता है कि सर, आपको ढूंढते हुए कोई वासु नाम का एक बंदा आया। वासु का नाम सुनते ही चंद्रन शॉक में रह जाता है। अपने घर वापस आकर बहुत ही मायूसी से बैठा रहता है। ये गहरी सोच में डूब जाता है। चंद्रन को ऐसी हालत में देखकर इसकी बीवी चंद्रन के पास आकर पूछने लगती है, अरे आपको अचानक से क्या हुआ, क्यों आप इतने दुखी हो? चंद्रन कहने लगता है कि वासु हमारे गांव पर आकर मेरे बारे में पूछ रहा था। तो इस वासु का नाम सुनने के बाद चंद्रन की बीवी भी शॉक में रह जाती है। उसी वक्त वासु चंद्रन को कॉल करके किसी जगह पर मिलने के लिए बुलाता है। तो चंद्रन उसी वक्त बहुत दुखी होते हुए ऑटो के जरिए से उस जगह पर जाने लगता है जहाँ पर वासु ने बुलाया। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। कुछ सालों पहले जब वासु, इसकी बीवी और उसका छोटा बच्चा अपने घर में मौजूद थे, तो वासु की बीवी वासु से कहने लगती है, अरे आपने खामखा उनके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट क्यों दी? आप जानते हो ना, वो बहुत ही खतरनाक लोग हैं। वासु अपनी बीवी को समझाने लगता है, किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी ना, तो मैंने उठाई, जाके उनके खिलाफ कंप्लेंट दे दी। तुम फिक्र मत करो, सब कुछ पुलिस वाले देख लेंगे। तो इसी बातों ही बातों में वो गुंडे वासु के घर में घुसकर वासु की बीवी को मार देते हैं। वासु को भी मारने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन इसी दरमियान में वासु अपनी जान बचाकर भाग जाता है। थोड़ी देर के बाद पुलिस वालों को इस घर की खबर मिलने पर चंद्रन और उसकी टीम यहाँ पर आते हैं।
वासु की बीवी मरी पड़ी होती है। वासु घर में मौजूद नहीं होता। घर में वासु का छोटा बच्चा बहुत रो रहा होता है। तो इसी बच्चे को चंद्रन ने गोद ले लिया। मतलब फिलहाल चंद्रन के पास जो बच्चा है वो इसका खुद का नहीं, वासु का है। सो प्रेजेंट डे पर चंद्रन उस वासु से मिलने के लिए जाता है। वासु कहने लगता है, क्यों सर, आपने क्या सोचा था कि मैं मर चुका हूँ? नहीं सर, मैं मरा नहीं। जख्मी हालत में मैं वहाँ से बच निकला और इतने सालों तक मैंने काफी सारी जगहों पर अपनी जिंदगी गुजार कर फाइनली यहाँ पर आया। कुछ ही दिन पहले मुझे ये बात पता चली कि मेरा बेटा आपके पास है। चंद्रन कहने लगता है कि वो तुम्हारा बेटा नहीं, मेरा बेटा है। अगर तुम इस समय उस बच्चे को हमारे पास से छीनोगे तो मैं और मेरी बीवी मर जाएंगे। वासु कहने लगता है, ठीक है सर, एटलीस्ट क्या मैं अपने बेटे को एक बार देख सकता हूँ? चंद्रन कहने लगता है, नहीं वासु, अगर तुम अपने बेटे को देखोगे तो तुम अपना मन बदल लोगे, इसलिए मैं तुम्हारे बेटे को नहीं दिखाऊंगा। अब वासु भी अपने बेटे की भलाई चाह रहा होता है, जिसकी वजह से चुपचाप वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ उस इंस्पेक्टर के पास दोबारा वो हस्बैंड आता है जो कुछ दिनों पहले आया था अपनी वाइफ को लेकर। इंस्पेक्टर पूछने लगता है कि तुम दोबारा क्यों आए? वो बंदा कहने लगता है, सर आपने कहा था कि मेरी बीवी को किसी योगा सेंटर में ज्वाइन करवा दे, तो मैंने उसी तरह से ज्वाइन करवा दिया, लेकिन मेरी बीवी उसी योगा गुरु के साथ भाग गई अफेयर रखकर और मेरे लिए एक लेटर भी छोड़कर गई। इंस्पेक्टर कहने लगता है, ठीक है, मैं इस केस के बारे में थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करूंगा, तो मुझे उस योगा सेंटर का एड्रेस देकर जाओ। थोड़ी देर के बाद इंस्पेक्टर चंद्रन को बुलाकर कहने लगता है कि किसी जगह पर सोशल वर्कर जया को मारने की धमकियां मिल रही है। वो जया कुछ प्रोटेक्शन चाहती है। तुम 2 लेडी कांस्टेबल और एक और मेल कांस्टेबल लेकर वहाँ पर जाओ। सो चंद्रन उसी तरह से अपनी टीम के साथ उस जया के घर पर जाने लगता है। इसका घर टाउन से बहुत ही दूर होता है। जया और उसका हस्बैंड इन पुलिस वालों को तहे दिल से वेलकम करने लगते हैं। लेडी कांस्टेबल्स को इसी घर में जगह देते हैं और मेल कांस्टेबल्स को एक छोटा सा आउट हाउस दे देते हैं वहाँ पर रहने के लिए। जया का हस्बैंड कहने लगता है कि सर थोड़ी देर के बाद यहाँ पर पैथरोस नाम का एक बंदा आएगा, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो उससे कह देना। सो चंद्रन और 2 कांस्टेबल्स उस घर में जाकर थोड़ा फ्रेशअप वगैरह होने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद जया का हस्बैंड उस बंदे पैथरोस को चंद्रन के पास लाता है। बातों ही बातों में चंद्रन पूछने लगता है कि पहले ये घर किसका था? पैथरोस कहने लगता है कि सर पहले इस घर में रोजमेरी नाम की एक लड़की हुआ करती थी, 2 साल पहले उसकी मौत हो गई। एक्चुअली यहाँ पर एक और बात यह है कि इस रोजमेरी के बारे में चंद्रन ऑलरेडी थोड़ा बहुत जानता होता है। चंद्रन उस पैथरोस से पूछने लगता है, खैर तुम अपने बारे में बताओ यार, तुम्हारा घर कहाँ पर है, तुम्हारी फैमिली कहाँ पर है? पैथरोस कहने लगता है, अरे सर मेरी कोई फैमिली नहीं है, मैं अनाथ हूँ। दूसरा कांस्टेबल कहने लगता है, अरे पैथरोस क्या आसपास में यहाँ पर दारू की दुकान है? पैथरोस कहने लगता है, अरे नहीं सर, यहाँ पर दारू की दुकान नहीं है, लेकिन लोकल दारू मिलती है यहाँ पर। वो कांस्टेबल कहने लगता है कि हमारे सामने ही लोकल दारू के बारे में बात करने लगे तुम। खैर जो भी हो, अगर तुम्हें टाइम मिला तो शाम में एक बोतल लाकर दे दो। दूसरी तरफ वो 2 लेडी कांस्टेबल्स जया के साथ कार्ड्स खेलते रहते हैं और इसी बातों ही बातों में जया उसके हस्बैंड के बारे में पूछने लगते हैं। जया की बातों से ये बात पता चलती है कि जया का एक बेटा भी है जिसका नाम है रोशन, जो कॉलेज में पढ़ाई करता है। कभी कभार ये अपने घर पर आता जाता रहता है। थोड़ी देर के बाद इस गांव का चर्च फादर जया के घर पर आता है। एक्चुअली जब ये फादर आता जाता रहता है, इन पुलिस वालों को देखकर इनके साथ थोड़ा बहुत बात करने लगता है कि पता नहीं कौन गुंडे लोग हैं जो हर रोज जया को वार्निंग देते रहते हैं, फटाफट से आप उनको पकड़ना होगा। उसी रात पैथरोस एक लोकल दारू लेकर चंद्रन के पास आता है। एक कांस्टेबल वो दारू पीते हुए पैथरोस को भी ऑफर करने लगता है, अरे पैथरोस तुम भी हमारे साथ बैठकर थोड़ा चिल करो ना। पैथरोस कहने लगता है, अरे नहीं सर, मैं दारू वगैरह नहीं पीता, मेरे पास अपनी खुद की नशीली चीज है, ये देखिए बोलो जुबान केसरी की। इस तरह से खैनी गुटकी की पैकेट दिखाने लगता है। दूसरे दिन जब वो इंस्पेक्टर और उसके टीम मेंबर्स किसी सड़क के पास जब गाड़ियों की चेकिंग कर रहे होते हैं, तो उसी रास्ते से वो बंदा मतलब वो हस्बैंड गुजरते हुए उस इंस्पेक्टर को देखकर इसके पास आता है। कहने लगता है कि सर मेरी बीवी उस योगा गुरु के साथ नहीं भागी, उस योगा गुरु ने ही मेरी बीवी को ट्रैप करके अपने साथ ले गया। एक्चुअली वो योगा गुरु ही नहीं सर, वो एक चोर बाबा है। योगा सेंटर के नाम पर वो ड्रग सप्लाई करता है। प्लीज सर आप ही किसी भी तरह से मेरी बीवी को फाइंड आउट करिए। इस बंदे की बातें सुनने के बाद वो इंस्पेक्टर शॉक में रह जाता है। फटाफट से अपनी टीम के साथ उस योगा सेंटर पर जाकर वहाँ पर कुछ इन्वेस्टिगेशन करने पर किसी कमरे में काफी सारी लड़कियाँ कैद होती है। इनमें से वो वाइफ भी होती है। एक्चुअली इन सारी लड़कियों को कहीं दूसरे देश में भेजने का प्लान होता है।
तभी ड्रग सप्लाई करने वाले कुछ गुंडे आकर इन पुलिस वालों को रोकने की कोशिश करने लगते हैं। पुलिस वाले और इन गुंडों के बीच जबरदस्त तरीके से फाइट होने पर फाइनली पुलिस वाले इन गुंडों को पकड़ ही लेते हैं। इस तरफ जया एक सफाई करने वाले बंदे को चंद्रन के घर के पास भेजने पर वो सफाई करते रहता है। बातों ही बातों में ये बंदा चंद्रन और उस कांस्टेबल से कहने लगता है कि सर, पहले इस घर में रोजमेरी नाम की एक लड़की हुआ करती थी। कुछ सालों पहले उसकी मौत हो गई थी और लोगों का कहना है कि उसकी आत्मा अभी भी इस घर में भटक रही है। दूसरी तरफ उस जया का बेटा रोशन और उसके दोस्त किसी जगह पर बैठकर गांजा फूक रहे होते हैं। बातों ही बातों में रोशन का एक फ्रेंड रोशन से ये पूछने लगता है कि रोशन, रोजमेरी को तुमने ही मारा? रोशन कहने लगता है नहीं, मैं क्यों उसे मारूंगा। इसी बातों ही बातों में बात थोड़ा आगे बढ़ जाती है। रोशन और उसके फ्रेंड के बीच जबरदस्त तरीके से झगड़ा होने लगता है। दूसरे दिन चंद्रन के पास का कांस्टेबल चंद्रन से कहने लगता है कि सर, अगर आप थोड़ी सी चाय बना दोगे तो अच्छा होगा। चंद्रन घर के अंदर जाकर देखने पर सिलेंडर खाली होता है तो सोच लेता है कि लकड़ियां लेकर चूल्हा जलाएगा। इस तरह से घर के पीछे जाकर लकड़ियां कलेक्ट करने लगता है। उसी लकड़ियों के बीच चंद्रन कोई चीज को देखकर शॉक में रह जाता है। दूसरे सीन में मनोहर नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है और फिलहाल ये मनोहर रोजमेरी के कब्र पर आकर फूल चढ़ाते रहते हुए बहुत दुखी होने लगता है। वहाँ से वापस जाते समय उस चर्च का फादर मनोहर को देखकर इसको हौसला देने लगता है कि और कितने दिनों तक तुम ऐसे ही रहोगे, जिंदगी में आगे बढ़ना सीखो, मूव ऑन करो मनोहर, और तुम्हारी जिंदगी बहुत बाकी है। दूसरे दिन जया ये देखती है कि इसके घर के बाथरूम के दरवाजे पर कल रात किसी ने धमकी लिखकर चले गए। तो जया सारे पुलिस वालों को इकट्ठा करके बहुत गुस्सा करने लगती है कि आखिरकार आप लोग यहाँ पर किस लिए आए हो? मेरी प्रोटेक्शन के लिए ना। ये देखिए, कल रात किसी ने मुझे धमकी देकर चला गया, मैं पुलिस रखकर क्या फायदा। चंद्रन जया से कहने लगता है कि हमने इस चीज को ऑब्जर्व नहीं किया, अगली बार ऐसा नहीं होगा, आप बेफिक्र रहिए। उसके बाद चंद्रन इंस्पेक्टर को कॉल करके कहने लगता है, सर, कुछ महीनों पहले यहाँ पर रोजमेरी नाम की एक लड़की मर गई थी ना, उस केस के रिलेटेड मुझे एक छोटी सी लीड मिली है। अगर आप परमिशन दोगे तो मैं इस केस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दूंगा। इंस्पेक्टर कहने लगता है ठीक है, गो अहेड, लेकिन मुझे इन्फॉर्म करते रहना। चंद्रन कहने लगता है ठीक है सर, जरूर। बाद में चंद्रन अपने एक कांस्टेबल को उस मनोहर के घर पर भेजकर उसे अपने पास लाने के लिए कहता है। तो उसी तरह से वो कांस्टेबल मनोहर के पास जाकर चंद्रन के पास लाता है। चंद्रन पूछने लगता है कि मैंने सुना था कि तुम्हारी और रोजमेरी की शादी होने वाली थी, उसके बाद अचानक से रोजमेरी कैसे मर गई? मनोहर जो हुआ वो सुनाने लगता है। एक्चुअली रोजमेरी उसी गांव के चर्च में जाकर गाना गाया करती थी। तो एक दिन मनोहर रोजमेरी को देखकर इसको लाइक करने लगा। डिसाइड कर लेता है कि शादी करेगा तो इसी से करेगा। बहुत ही संस्कारी लड़की है। अब रोजमेरी बेचारी अनाथ होती है। उस चर्च के फादर ने ही इसको पाल पोस कर बड़ा किया और जया का वो घर था ना, वहाँ पर रहती थी रोजमेरी। खैर, जब भी रोजमेरी कहीं पर जाने लगती तो रास्ते के दरमियान में वो रोशन और उसके फ्रेंड्स रोजमेरी का रास्ता रोककर इसे तंग करने लगते। हर वक्त वो रोशन रोजमेरी के पीछे पड़ा रहता है, बदतमीजी से पेश आता, लेकिन रोजमेरी इसको भाव नहीं देती। एक दिन मनोहर उस फादर के पास जाकर अपने दिल की बात कहने लगता है कि मैं रोजमेरी से शादी करना चाहता हूँ, अगर आप परमिशन दोगे तो ही। उसी तरह आप रोजमेरी को मनवा भी लीजिए। तो फादर रोजमेरी से बात करके एक दिन मीटिंग सेट करता है। रोजमेरी मनोहर से कहने लगती है कि मैं आपसे शादी करने से पहले आपके सामने कुछ सच्चाइयाँ बताना चाहती हूँ। मेरा एक बहुत ही बुरा पास्ट गुजरा है। इस तरह से इसकी लव स्टोरी बताने लगती है। रोजमेरी की माँ एक चाय के गार्डन में काम करती रहती है। उसी स्टेट का मैनेजर लॉरेंस होता है। जब जब रोजमेरी अपनी माँ के लिए उस स्टेट पर आती जाती रहती है, इसी दरमियान में लॉरेंस का और उसकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई। ये दोनों प्यार करने लगे। लेकिन स्टार्टिंग में रोजमेरी को लॉरेंस की असली सच्चाई पता नहीं होती। बहुत ही अच्छा समझकर इसे प्यार करने लगी। लेकिन बाद में पता चलता है कि ये लॉरेंस तो बहुत ही साइको किस्म का बंदा है। रोजमेरी और लॉरेंस को एक दिन रोजमेरी की माँ ने देखकर रोजमेरी को आगाह भी किया कि वो ठहरे अच्छे खानदान वाले, क्या वो लॉरेंस तुम्हें अपनाएगा बेटा? खैर, एक दिन रोशन और उसके फ्रेंड्स उसी स्टेट के पास बैठकर जब गांजा फूक रहे होते हैं तो लॉरेंस इनके पास आकर हल्के से वार्निंग देने लगता है कि ये कमरा गांजा फूकने के लिए नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। रोशन कहने लगता है कि ये तुम्हारा स्टेट नहीं है, तुम यहाँ के मैनेजर हो, तो चुपचाप जाकर अपना काम देखो। लॉरेंस को गुस्सा आकर इन लोगों को 2-4 छापड़ लगाकर वहाँ से भगा देता है। दूसरे दिन जब लॉरेंस जिम में जाकर जब वर्कआउट कर रहा होता है तो रोशन उसके फ्रेंड्स उस जिम पर आकर लॉरेंस का वेट बढ़ाकर उसके ऊपर डाल देते हैं सडनली। कहने लगता है कि तुम स्टेट के मैनेजर होंगे, लेकिन ये जिम मेरे इशारों पर चलता है, तो अगली बार जब वेट लिफ्टिंग करोगे संभल कर रहना, कहीं तुम्हारी जान ही निकल ना जाए।
अब इस हादसे के बाद लॉरेंस बहुत ही शर्मिंदा होने लगता है कि कॉलेज वाले लड़के ने मुझे धमकी दी। सारा गुस्सा अपने असिस्टेंट पर उतारने लगता है। लॉरेंस का हादसा सुनकर जब इसका असिस्टेंट इस पर हंसने लगता है तो लॉरेंस को गुस्सा आकर एक बियर की बोतल लेकर इसके सर पे फोड़ देता है। बेचारा वो बंदा हॉस्पिटल के हवाले होता है। थोड़ी देर के बाद इस बंदे को देखने के लिए रोजमेरी और उसकी माँ आते हैं। वो बंदा कहने लगता है कि रोजमेरी, मैं जानता हूँ कि तुम उस लॉरेंस से प्यार करती हो, लेकिन वो बंदा तुम्हारे लिए सही नहीं है। वो एक साइको किस्म का बंदा है, कभी प्यार जताने लगता, कभी गुस्सा करता, अजीब अजीब की हरकतें करता रहता है घर में भी। तुम उससे दूर ही रहो। रोजमेरी इसी के बारे में बात करने के लिए लॉरेंस के घर पर जाती है, लेकिन सामने का दरवाजा लॉक होने की वजह से रोजमेरी पीछे का दरवाजा ओपन करके अंदर जाती है। लॉरेंस कहीं पर भी नजर नहीं आता। जब बाथरूम में चेक करती है तो ये शॉक में रह जाती है, क्योंकि लॉरेंस बाथटब में पड़ा होता है। शायद किसी ने इसे मार दिया। लेकिन तभी लॉरेंस उस बाथटब से उठ जाता है। मतलब ये मरा नहीं होता, बस ऐसे ही लेटा होता है साला। रोजमेरी डर के मारे वहाँ से भाग निकलती है। तो इस दिन के बाद रोजमेरी लॉरेंस से दूरियां बनाए रखती है। एक दिन रोजमेरी चर्च पर जाकर जब प्रेयर करके वापस आ रही होती है तो ये बंदा लॉरेंस रोजमेरी का पीछा करने लगता है। रोजमेरी लॉरेंस को देखकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन ये बंदा लॉरेंस किसी भी तरह से रोजमेरी को पकड़कर इसके पास आकर जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। तभी रोजमेरी के हाथ में कोई पत्थर मिलने पर इसके सर पे वार करके वहाँ से भाग निकलती है। उसके बाद लॉरेंस के घर वाले लॉरेंस के पास आकर इसको अपने साथ मुंबई ले चले जाते हैं। इस तरह से रोजमेरी अपना पास्ट मनोहर को सुनाने लगती है। मनोहर कहने लगता है कि कोई बात नहीं, हम एक नई लाइफ स्टार्ट करेंगे। रोजमेरी भी बहुत खुश होती है। अब कुछ दिनों के बाद रोजमेरी और मनोहर की शादी भी होने वाली होती है। एक दिन जब रोजमेरी अपने घर में होती है तो वो रोशन रोजमेरी के घर पर घुसकर कहने लगता है कि मैं इतने दिनों से तुम्हें फॉलो करते हुए तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझसे बात ही नहीं करती। उस मनोहर से इतना चिपक कर बात कर रही हो, एक बार मुझे भी तो मौका दो। इस तरह से रोजमेरी का हाथ पकड़कर जबरदस्ती करने लगता है। तभी रोजमेरी गुस्सा आकर अपने हाथ में चाकू लेकर उसको धमकाने पर वो रोशन डर के मारे वहाँ से भाग जाता है कि कभी ना कभी तुम मेरे हाथ लगोगी। उसके बाद जब मनोहर रोजमेरी से मिलने के लिए उसके घर पर जाता है तो रोजमेरी मर चुकी होती है। बाद में मैंने पुलिस वालों को इन्फॉर्म किया। चंद्रन कहने लगता है ठीक है, अब तुम जाओ, मैं इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। दूसरे दिन चंद्रन उस लॉरेंस के असिस्टेंट से मिलकर लॉरेंस के बारे में पूछने लगता है। ये बंदा कहने लगता है कि सर उस हादसे के बाद वो लॉरेंस मेंटली अनस्टेबल हो गया, अभी भी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, वो दोबारा यहाँ पर नहीं आया, मुंबई में ही है। चंद्रन यही सोचने लगता है तो फिर इस रोजमेरी को किसने मारा होगा। दिन रात इसी की इन्वेस्टिगेशन करते रहता है, सबूतों को ढूंढते रहता है। एक दिन चंद्रन के वो कांस्टेबल्स चंद्रन के पास आकर कहने लगते हैं कि सर घर पर गए हुए बहुत दिन हो गए, हम एक बार घर पर जाकर आते हैं। सो चंद्रन परमिशन देने पर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। बेचारा चंद्रन ही अकेला वहाँ पर रहकर केस की इन्वेस्टिगेशन करते रहता है। आफ्टर 2 डेज चंद्रन अपने इंस्पेक्टर को यहाँ पर बुलाता है, क्योंकि चंद्रन ने रोजमेरी के कातिल को पकड़ चुका होता है। जब ये बात उस गाँव वालों को पता चलती है तो सारे गाँव वाले जिया के घर के पास पहुंचकर यही सोचते रहते हैं कि आखिरकार रोजमेरी को किसने मारा, कौन है वो हत्यारा। बहुत ही क्यूरियोसिटी पैदा होती है इन लोगों के अंदर। तो शॉकिंगली वो हत्यारा और कोई नहीं पैत्रोस होता है, वही बोरोजुआन केसरी की। बाद में इंस्पेक्टर चंद्रन से पूछने लगता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि यही रोजमेरी का कातिल है। एक्चुअली एक रात जब चंद्रन टूथपेस्ट और ब्रश खरीदने के लिए किसी दुकान के पास जाकर वापस आ रहा था तो किसी जगह पर एक चीज को देखकर शॉक में रह जाता है। एक छोटे से कमरे में पैत्रोस दारू पी रहा होता है। चंद्रन सोचने लगता है कि पैत्रोस ने कहा था कि इसको तो दारू पीने की आदत नहीं, इसकी जुबान केसरी है, तो पीली कैसे करने लगा। खैर दूसरे दिन जब चंद्रन चाय बनाने के लिए लकड़ियाँ ढूंढ रहा था ना, उस लकड़ियों के बीच कोई चीज मिली थी चंद्रन को। वो और कुछ नहीं, गुटखे की पैकेट होती है जो पैत्रोस ही इस्तेमाल करता है। सोचने लगता है कि ये पैत्रोस तो यहाँ से बहुत ही दूर रहता है, तो इसकी पैकेट रोजमेरी के घर पर कैसे आई। तो पैत्रोस पर शक करते हुए इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। चंद्रन अपने इंस्पेक्टर से बात करके फॉरेंसिक रिपोर्ट्स मंगवाता है, मतलब फिंगरप्रिंट के रिपोर्ट्स। पहले तो मनोहर और रोशन के फिंगरप्रिंट से मैच करवाता है, लेकिन मैच नहीं होते। सो बाद में पैत्रोस के फिंगरप्रिंट्स हासिल करने के लिए एक रात पैत्रोस को एक छोटी सी दावत पर अपने घर पर बुलाता है। अच्छा सा स्पाइसी चिकन बनाकर इसको खिलाने लगता है। बहुत ही मुश्किल से चंद्रन पैत्रोस के फिंगरप्रिंट्स हासिल करके क्राइम सीन से मैच करवाने पर पैत्रोस के फिंगरप्रिंट्स मैच हो जाते हैं। यही बात चंद्रन अपने इंस्पेक्टर को भी बताता है। अब पूरी तरह से सच जानने के लिए दूसरी रात चंद्रन उस पैत्रोस को अपने घर पर बुलाकर दारू पिलाने लगता है। पैत्रोस कहने लगता है अरे नहीं सर,
मैं दारू नहीं पीता, आप जानते हो ना। चंद्रन डांटने लगता है, अबे पी बे साले, मैं जानता हूँ कि तुम सब दारू पीते हो। इस तरह से जबरदस्ती इसको दारू पिलाकर अपने पुलिस स्टाइल में बहुत मारने पीटने लगता है। पूछने लगता है कि बताओ तुमने उस लड़की के साथ क्या किया, तुम्हारे खिलाफ मुझे सबूत मिले। पैथोस टोटली मना करने लगता है कि सर मैंने उस लड़की के साथ कुछ नहीं किया, लेकिन टॉर्चर सही नहीं पाता, सच बताने लगता है। एक्चुअली पैथोस और उसके फ्रेंड्स चोरी चुपके किसी जगह पर लोकल दारू बनाकर बेचने का काम करते रहते हैं। एक दिन पुलिस वालों को इसकी खबर लगने पर वहाँ पर राइड कर देते हैं। पैथोस के सारे फ्रेंड्स इधर उधर भागने लगते हैं। इसी दरमियान में पैथोस अपने आप को छुपाने के लिए रोजमेरी के घर पर आकर छुप जाता है। उसी वक्त रोजमेरी पैथोस को देखकर चीखने चिल्लाने लगती है। पैथोस रोजमेरी का मुंह बंद करने लगता है, लेकिन रोजमेरी अपने दांतों से इसकी उंगलियां काट देती है। गुस्से में आकर पैथोस रोजमेरी को पीछे धक्का दे देता है, जिसकी वजह से रोजमेरी के सर पर जबरदस्त चोट आती है। उसके बाद वो पैथोस पीछे के दरवाजे से बाहर आकर अपने हाथ की मरहम पट्टी करते हुए अपनी जुबान केसरी करने लगता है। जब इसको कंफर्मेशन मिलती है कि पुलिस अब यहाँ से जा चुकी है, तो वहाँ से चला जाता है। अब पैथोस को भी पता नहीं होता कि इसकी धक्का देने की वजह से रोजमेरी की मौत हो गई। इस तरह से चंद्रन इस केस को फाइनली सॉल्व कर ही देता है। फाइनली चंद्रन और उसके टीम मेंबर्स यहाँ से जाने लगते हैं। मनोहर को हौसला देने लगता है कि मनोहर तुम्हारी जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई, तुम्हारा बहुत बड़ा फ्यूचर है, आगे बढ़ो, ऐसे दुखी होने से कुछ नहीं मिलेगा। यहीं पर चंद्रन को एक और बात भी पता चलती है कि जया को धमकाने वाला और कोई नहीं, इसके खुद का हस्बैंड है। हल्के से वार्निंग देकर जाता है। खैर दूसरे सीन में हम ये देखते हैं कि चंद्रन का वो सपना पूरा हो चुका है, अपने सुपीरियर से ये मेडल्स हासिल कर रहा होता है। मतलब रिटायरमेंट के स्टेज पर इसका सपना पूरा होता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।